पुष्पी पात्र में लैंगिक जनन है। क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, किसमें? बॉटनी के अकॉर्डिंग। इसमें देखा जाए तो कुछ नहीं, एक तो पुष्प के जनन के पहले की घटना और पुष्प के जनन के बाद की घटना और जनन की घटना, ये तीनों पढ़ना है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले निषेचन पूर्व संरचना घटना, यानी निषेचन पूर्व घटनाएं जितनी होती हैं उनको पढ़नी है। सबसे पहले निषेचन की जो घटनाएं होती हैं उनमें से 4 घटनाएं, यानी 2 घटनाएं, एक तो नर जनन अंग की जो भ्रूण या अर्थात परागकण का निर्माण और दूसरा अंडकोश का निर्माण। परागकण के निर्माण के बारे में हम पढ़ते हैं इसमें से। तो नर जनन अंग होता है जिसे एंड्रोसियम अर्थात पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर जो होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है परागकोश, एक तो 4 कोष्ठी होता है। कैसे होता है? 4 कोष्ठी एंड बाइलोब्ड होता है। 4 कोष्ठी होता है और एक तंतुवाक होता है। ये देखो परागकोश उभरा हुआ स्थित फूला हुआ भाग होता है और दूसरा होता है फिलामेंट। फिलामेंट धागेनुमा संरचना होता है, जिनमें से देखो संरचना की अगर देखा जाए तो स्फुटन, इसमें ये जो भाग आता है स्फुटन एंड रेखा, और इधर साइड एंथर आ जाता है। बाइलोब्ड होता है, द्विपालित एंड ये चतुष्फलकीय होता है। यहीं पर देखो फिलामेंट जो होता है ये दूरस्थ वाला भाग जो होता है वो पुंकेसर से जुड़ा होता है, और जो निकटस्थ वाला भाग होता है वो किससे जुड़ा होता है? वो पुष्प के पुंकेसर के जो पुष्पासन से उससे जुड़ा होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, जो परागकोश की संरचनाएं होती हैं वो कैसे होते हैं, तो ये देखो अगर हम डाइसेक्शन करें परागकोश को, लो उसको डाइसेक्शन करें तो वो कुछ इस प्रकार की ऊपर से देखने पे संरचना लगती है। बाइलोब्ड है, उसमें 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें देखो ये एक लोब, ये दूसरा लोब, ये जिसे हम बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। उनको बीच में जोड़ने के लिए कौन से होते हैं? संवहन ऊतक होते हैं, अर्थात कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। यहीं पे देखते हैं तो ये पराग पुटिका होती है। कौन से? 2 पराग पुटिकाएं होती हैं। उन पराग पुटिकाओं के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। जो पराग पुटिका होते हैं उनमें लघु बीजाणु धानी कहते हैं, अर्थात थीका कहते हैं। चाहे लघु माइक्रोस्पोरेंजिया कह दो और चाहे थीका कह दो, बात एक ही है। ये परागकोश कैसे होते हैं? द्विपालित होते हैं, चतुर्भुजीय संरचना होती है। प्रत्येक पाली में 2 पराग पुटिकाएं तथा थीका की उपस्थिति होती है, अतः इसे डाइथीकस कहते हैं। परागकोश की संरचना जो होती है लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी की उपस्थिति क्या होती है? लघु बीजाणुधानी अर्थात चतुष्बीजाणुधानी होती है। कैसे होता है? चतुर्बीजाणुधानी होता है। परागकोश में कुल 4 भित्ति परतें होती हैं, जिनमें से पहला आता है बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत एंड टेपिटम होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें बाह्य त्वचा और अंतस्थीसियम जो होती है, ये तो दोनों सेल हेल्प के लिए होते हैं और ये द्विगुणित होती है, एक होती है, द्विगुणित होती है। मध्य परत जो होती है वो 1 से 3 परत बनाती है। कितनी? 3 लेयर की होती है, 1 से 3 लेयर की होती है। और बाइलोब्ड ये भी द्विगुणित होती है। लेकिन अंदर की जो होती है वो टेपिटम, ये टेपिटम जो होती है ये पोषण प्रदान का काम करती है और बहुगुणित यानी पॉलीप्लॉइडी होती है, एक ही होगी। और लघु बीजाणुधानी अंदर होती है किसके? टेपिटम की। अब ये जो बीजाणुधानी, अब जो लघु बीजाणुधानी होती है उसके अंदर ऊतक होते हैं जिसे हम स्पोरेंजियो कहते हैं, स्पोरेंजियस टिश्यू अर्थात बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। डिफरेंशिएशन, अब जो इस बीजाणुजन ऊतक होते हैं इसमें विभेदन होता है। विभेदन के बाद ये क्या बनाते हैं? लघु बीजाणु मात्रकोश का। अब ये लघु बीजाणु मात्रकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन हो के लघु बीजाणु चतुष्क बनाएंगे। पहले द्विगुणित थे, अब हो जाएंगे अगुणित। एक अर्धसूत्री विभाजन बनने से होने पर सभी की सभी जो कोशिका होती हैं वो अगुणित हो जाते हैं। अब ये लघु बीजाणु चतुष्क आगे जाएगी, लघु बीजाणु बनाएगी, वो लघु बीजाणु आगे चल के परागकण बनाएगी। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे देखो जो खांचनुमा संरचना दिखती है, ये खांचनुमा स्ट्रक्चर, ये देखो जिसे हम स्टोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमियम। ये स्टोमियम जो होता है ये प्रस्फुटन रेखा है, अर्थात क्या करते हैं जब परागकण विकसित हो जाते हैं तो उनके प्रस्फुटन में सहायक होता है। कौन सहायक होता है? स्टोमियम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तभी तक हमने क्या देखा? एक तो परागकोश की स्ट्रक्चर देख लिया और परागकोश का संरचना और उसके परतों के बारे में पढ़ लिया। और इधर हमने ऊपर पढ़ लिया था किसके बारे में? ये पराग पुंकेसर के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं
त्वचा के बारे में, जो बाह्य त्वचा थी एक परतीय होती है, बाह्य सुरक्षात्मक हेतु मैंने पहले ही बता दिया। अंतःस्थितियम परतीय होती है, कोशिका भित्ति अंत है, ये मैंने सब बता दिया। मिडिल लेयर 1 से 3 स्तरीय होती है, यह परत सुरक्षात्मक तथा पोषण प्रदान करती है, ये भी हमने लिख के बताया। टेपिटम जो होता है आंतरिक पोषक स्तर होता है, यह बहुकेंद्रीय तथा बहुगुणित होती है, कोशिकाओं से बनी हुई होती है। देन इस देखो चाहे बहुगुणित होती है। अब ये बहुगुणित कैसे होती है, इसके बारे में क्या होता है कि जो इसके एक सेल होता है वो उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि मुक्त मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है, जिसमें से कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। इसमें से कैरियोकाइनेसिस होता है अर्थात जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता, अर्थात साइटोकाइनेसिस नहीं होता, कैरियोकाइनेसिस होता है। केंद्रक का विभाजन होता है पर जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, इसे ही हम मुक्त यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। और धीरे धीरे करके बहुकेंद्रीय अवस्था बना देते हैं। अंतः समसूत्रण जो होते हैं इनमें इंटरफेज होता है लेकिन एम फेज नहीं होता, बहुगुणित रहते हैं। टेपिटम स्तर के कार्य जो होते हैं, यह जो टेपिटम का कार्य होता है यह परिवर्धित होती हुई परागकणों को पोषण प्रदान करती है, और यह कुछ एंजाइम जैसे कैलेज एंजाइम होता है और हार्मोन का स्राव करती है। जो कि ये जो कैलेज एंजाइम होता है ये कहाँ पर काम करता है, जब परागकण होता है वो परागकण जब जब एक परागकण होता है, एक नहीं, जब हमारा लघु बीजाणुधानी होती है तो उससे एक लघु बीजाणुधानी की जो कोशिका होती है उससे 4 परागकण बनते हैं। तो शुरुआती दौर पे अलग-अलग नहीं होते, सेपरेटेड नहीं होते, वो एक ही के साथ जुड़े होते हैं। अब वो जुड़ा कैसे होते हैं, तो उसमें कैलोज़ परत होती है। कैसी? कैलोज़ परत। तो उसी कैलोज़ परत को यानी कि विघटित करने के लिए कैलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। जब कैलेज एंजाइम होगा तो कैलोज परत को मतलब कि डाइल्यूट करेगा, और इस आधार से जो परागकण के 4 आपस में जुड़े हुए थे, आपस में चिपके हुए थे, वो सेपरेट अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए जो कैलेज एंजाइम जो होता है वो कहाँ सिक्रेटेड होता है, वो टेपिटम स्तर से अर्थात किसके चतुर्थ परत से। ठीक है। अब ये आगे जाए यही सब लिखा है, जो स्ट्रक्चर बना है देखो, बीजाणु जन्मूतक होता है जो लघु बीजाणुधानी होते हैं, उससे परागकण बनेंगे। अब परागकण जो बनेगा तो उसके 4 परागकण आपस में जुड़े होंगे। क्या होंगे? 4 परागकण आपस में जुड़े होंगे। तो उन 4 परागकण जो कैलोज स्तर होता है, कैलोज लेयर होती है, उस कैलोज लेयर को डाइसेक्शन अर्थात डाइल्यूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ये कैलेज एंजाइम। ये देखो परागकण क्या हो गया, अलग-अलग हो गया। ठीक है। अब इसमें जो टेपिटम होता है ये स्पोरोप्लेनिन का स्रावण भी करता है। किसका? स्पोरोपोलेनिन। अभी स्पोरोपोलेनिन कहाँ पर होता है, तो ये भी परागकण में ही होता है। परागकण की स्ट्रक्चर देखा, उसमें से एक अंदरूनी परत और बाहरी परत होती है। अभी आगे पढ़ेंगे कि इसकी जो अंदर की लेयर होती है और बाहर बाहर की लेयर होती है। जो बाहरी लेयर होती है वो स्पोरोप्लेनिन की कठोर परत बनी होती है। अब ये स्पोरोप्लेनिन जो होता है इसका कहीं पर भी कहीं किसी इसका कोई एंजाइम है नहीं जो इसे डाइसेक्टेड। देखो अभी पढ़ते हैं क्या है। यह परागकणों के बाहरी स्तर का निर्माण करता है। स्पोरोप्लेनिन स्पोरोप्लेनिन कैरोटीनॉइड व्युत्पन्न होता है, वसीय प्राकृतिक होता है, पृथ्वी के कठोरतम पदार्थों में से एक है। यह अत्यधिक प्रतिरोधी पदार्थ है। यह नमी, उच्च दाब, उच्च तापमान, अम्ल तथा क्षार द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसके विघटन के लिए कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं है। ये देखो लघु बीजाणु है जिसे हम परागकण कहा था। अभी परागकण जो होता है ये देखो इसकी जो बाहरी परत है दूसरी और अंदरूनी परत, 2 परतें हैं। एक तो एक्साइन जो बाह्य चोल होता है और एक अंतःचोल जो जिसे हम इंटाइन कहते हैं। जो बाह्य चोल होता है वो मुख्यतः किसका बना होता है, स्पोरोप्लेनिन का बना होता है। और जो अंतःचोल होता है वो किसका, पेक्टिन तथा सेलुलोज के, जिसे हम पेक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। अभी परागकण जो बाह्यचोल होता है, 2 बाह्यचोलों के बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम जनन छिद्र अर्थात जन्मपोर कहेंगे। ये परागकण की स्ट्रक्चर हो गया। टेपिटम यूवी बॉडी का निर्माण करता है। किसका? ये यूवी बॉडी क्या होते हैं, तो यूवी बॉडी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसके अंदर होते हैं, परागकोश के। यह परागकणों में स्पोरोपोलिन का बाह्यचोल निर्मित करता है। और यह
यूवी बॉडी का ऐसे टेपिटम होता है, स्पोरोप्लेन के साथ यूवी बॉडी का निर्माण करते हैं, परागकण में एग्जाइन का निर्माण करते हैं। टेपिटम परागकीट का श्रावण करते हैं। परागकीट कैसे होता है? जो चिपचिपापन, जो परागकण को चिपचिपा प्रदान करता है उसे ही हम परागकीट अर्थात पॉलन कीट कहते हैं। ये तैलीय पदार्थ चिपचिपी प्रकृति परागकणों की कीटों से चिपकने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यह आज हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? सिर्फ और अब यहीं पे हमारा हो जाता है परागकण का निर्माण। अब देखते हैं परिपक्व परागकण का निर्माण निर्माण तथा नर युग्मकोद्भिद का विकास। ये देखो हमारा परिपक्व परागकण कैसा होता है? ये कुछ इस प्रकार का होता है परिपक्व परागकण। इसमें एक्जाइन और एंटाइन और केंद्रक उपस्थित होता है। परागकण इसमें असमान कोश का विभाजन होता है, जो कि कायिक कोशिका तथा जननी कोशिका विभाजित हो जाता है। अब ये जो कायिक कोशिका होती है पूरी कोशिका होती है, उसी के अंदर एक चावल के दाने के समान संरचना जो जनन कोशिका होती है। एक्चुअली में जब कोशिका विभाजित होती है अर्थात निषेचन होता है, तो यही जनन कोशिका की आवश्यकता होती है। ये जनन कोशिका जिसे हम वेजिटेटिव सेल कहेंगे, और जीसी से मतलब होता है जर्मिनेटिव सेल हो जाता है। ये जर्मिनेटिव सेल होता है जो कोशिका ज़्यादा घनत्व होता है, वो केंद्रक के अंदर होता है। ठीक है, बड़ा केंद्रक अर्थात बड़ी संरचना होगी तो बड़ा केंद्रक जो जिसके अंदर है वो छोटा होगा, जिसके जो बाहर है वो बड़े होगा। बड़े अनियमित आकार का केंद्रक कौन सा होता है? वेजिटेटिव सेल। कोश का द्रव्य ज़्यादा घनत्व केंद्रक छोटे आकार का वो किसका होता है? जर्मिनेटिव सेल का। मैच्योर पोलन ग्रेन अथवा आंशिक रूप से युग्मकोद्भिद। ये कुछ प्रकार का संशोधित भोजन, तो ये कभी एक प्रकार का एंड दो प्रकार का। अब इसमें देखते हैं कि 60% एंजियोस्पोर के पौधे जो होते हैं वो टू सेल्ड यानी कि दो सेलुलर भाग में पोलन ग्रेड गिर जाते हैं। लेकिन तीसरे अभी जो 40% एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें से 3 सेलुलर डिवीजन में अर्थात ये देखो 3 सेलुलर कैसे? ये यहाँ पे देखो 2 कोशिकाएं हैं, एक तो कायिक कोशिका है और जनन कोशिका है। अब जब आगे इसमें से आंशिक रूप से विकसित नर युग्म उद्भिद होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है, उससे एक नर युग्मक से 2 नर युग्म कोशिका बनते हैं जिसे हम, और तीसरा हो जाता है वेजिटेटिव सेल। तो 3 केंद्र की अवस्था हो जाती है, एक तो कायिक कोशिका के अंदर है और 2 जो नए अभी बने जनन कोशिका के, तो ये 3 सेल्ड पीजी हो जाता है। इस पीजी मतलब प्लांट ग्रोथ पूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद। तो इस अवस्था में 40% एंजियोस्पर्म और जो 2 कोश की अवस्था पे है वो 60% कोश है। अब पराग अंकुरण क्षमता, जो पराग अंकुरण क्षमता होती है अर्थात पॉलन वायबिलिटी, वह समय अंतराल जिसमें किसी पौधे का एक परागकण अपनी अंकुरण क्षमता को बनाए रखता है उसे पॉलन वेबिलिटी कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब होता है जब परागकण गिरते हैं अर्थात पंकेसर से निकलते हैं तो वर्तिकाग्र तक अर्थात निषेचन करने तक का जो ड्यूरेशन होता है कि एक ही जैसे कि एक परागकण अपने जन अर्थात एग्जाम्पल लें किसका, अगर एक परागकण होता है वो परागकण अपने भाग से जो पुष्प से एक बार निकल गया तो वो कब तक वर्तिकाग्र में पहुंच जाए, कितने समय तक पहुंच जाए ताकि वो निषेचन कर सके, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के अंदर पहुंच सके, 5 घंटे कब तक पहुंच सके ताकि वो निषेचन कर सके, उसे ही हम क्या कहते हैं पराग अंकुरण क्षमता। पराग अनुचरण क्षमता कैसे? गेहूं चावल और घास के पौधों में जो होती है वो 30 मिनट होती है, लेकिन रोजेसी लेमिनेसी तथा सोलेनेसी कुल के पौधों में यह पोलन मोबिलिटी कितनी होती है? कुछ माह तक से कुछ सालों तक होती है। पराग बैंक अर्थात पोलन बैंक किसे कहते हैं? पराग कणों को द्रवीकृत नाइट्रोजन में संरक्षित कर सके संरक्षण अर्थात पराग कणों का संरक्षण -196 डिग्री सेल्सियस पर, इसे ही हम पराग बैंक कहते हैं। पराग उत्पाद किसे कहते हैं? पराग टेबलेट तथा पराग सिरप का निर्माण ही पराग उत्पाद होता है। परागकण पोषकों तथा ऊर्जा से भरपूर होते हैं, अतः इनके उत्पाद को एथलीट तथा रेसिंग हॉर्स ऊर्जा एवं शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पराग उत्पाद के लिए पराग कणों को मधुमक्खियों से संग्रह किया जाता है। ठीक है, ठीक है। जैसे मधुमक्खियाँ होती हैं वो पराग उत्पाद प्रदान करने के इसके लिए जाते हैं। पराग एलर्जी, कुछ पौधों के परागकण मनुष्यों में खतरनाक बीमारी जैसे कि अस्थमा, फीवर, ब्रोंकाइटिस तथा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी रोग दर्शाते हैं, जैसे कि पार्थेनियम घास है, घास जिसे हम गाजर घास कहते हैं। यह खरपतवार पादप अमेरिका से गेहूं की आयात निर्यात के समय ये पार्थेनियम घास आ गई थी, जो कि आजकल बहुत बहुत
घातक है। बथुआ चौलाई भी है। अब परागकण जो होता है, परागकण परागण परागण अलग है। इस टॉपिक को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।